चलो कोई बात नहीं। कल जो पढ़े थे याद है ना? तुम लोग से ही करवाए हैं तो याद तो रखना होगा। और रही बात वीडियो का, तो आगे पीछे वो भी अपलोड कर देंगे बनाकर। आज हम लोग क्या स्टार्ट करें? सी लैंग्वेज। अब सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि सी लैंग्वेज है क्या? अगर हम बात करें कि सी लैंग्वेज क्या है, तो क्या बताओगे? जानते हो कुछ इसके बारे में? नहीं। अच्छा कोई नहीं, कह सकते हैं सी seems an strange name for a programming language, but this strange sounding language is one of the most popular computer programming language। सर इसका कोई ब्राइटनेस कम हो सकता है क्या? किसका? ना। C seems an strange name for a programming language, but this strange sounding language is one of the most popular programming language. It is mid-level, क्या है ये? mid-level structure, modular and platform independent language that is developed by Dennis Ritchie। और इसे बनाया किन्होंने था? डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया। क्या नाम रखा था? सी लैंग्वेज। अब कब बना था ये? इन 1972। तो सारी बातें इसमें हमने क्या का जवाब लिख दिया। क्या लिखा है? सी सुनने में एक अजूबा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगता है, बट सी एक मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मिड लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाई लेवल की भी कोडिंग की जा सकती है और लो लेवल की भी कोडिंग की जा सकती है। इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? मिड लेवल के कैटेगरी में रखा जाता है। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें स्ट्रक्चर का फीचर गिवन हो या स्ट्रक्चर का फीचर अवेलेबल हो। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को या मोर देन वन एलिमेंट्स का जब हम एक ग्रुप तैयार करते हैं तो ये कहलाता क्या है? स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको और थोड़ा हम टेक्निकल भाषा में कहें तो जब वेरिएबल्स की हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो क्या सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का फीचर होता है? बोलेंगे हाँ, सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का फीचर होता है। तो इसलिए क्या लिखा गया है? सी एक मिड लेवल स्ट्रक्चर। और फिर क्या लिखा गया? मॉड्यूलर। मॉड्यूलर क्यों लिखा गया है? बिकॉज सी लैंग्वेज में हम ऐसे मॉड्यूल्स को बना सकते हैं और मल्टीपल मॉड्यूल्स को मिलाकर के क्या कर सकते हैं? हमें क्या हो गया? तुम लोग काम
आपके बात से ज़्यादा फालतू ही बात करते हैं। मॉड्यूलर लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक पूरा पैकेज बना सकते हैं। अब जैसे मान लो हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन बनाना है। अब उसमें एडिशन का प्रोग्राम ये लिख करके दी इस प्रोग्राम को एक मॉड्यूल बोलेंगे। सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम ये लिख करके दी, इसे एक मॉड्यूल बोलेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम वो लिख करके दी, उसको थर्ड मॉड्यूल बोलेंगे। डिवीज़न का उसने लिखा, स्क्वायर का इसने लिखा और पावर का उसने लिखा। अब इन सारे मॉड्यूल्स को अगर हमने कनेक्ट कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या बनाए? कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना। तो क्या सी लैंग्वेज में पॉसिबल है कि अलग अलग मॉड्यूल को बनाया जाए और उन सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक पूरा एप्लीकेशन बनाए? तो इसका जवाब है हाँ। इसीलिए सी लैंग्वेज को क्या कहेंगे? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उस प्रोग्राम को हम कहीं भी रन कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं सोचना है कि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेगा, तो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेगा, तो ये मैक पे रन करेगा। आप सी में लिखे गए प्रोग्राम को किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो। इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलेंगे? बिकॉज सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हमें ये बिल्कुल वरिड होने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस ओएस पे इसको यूज़ करने जा रहे हैं। अगर हमने कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा, विंडोज़ पे रन करना हो कोई बात नहीं, लाइनक्स पे रन करना हो कोई दिक्कत नहीं, बिना कोई चेंजेस का सेम कोड हम रन कर सकते हैं। मैक पे रन करना है, बिना कोई चेंजेस किए सेम कोड को हम रन कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलेंगे। और इस लैंग्वेज को डेवलप करने का श्रेय किनको जाता है? क्रेडिट किनको जाता है? डेनिस रिची को जाता है। और इन्होंने बेल लेबोरेटरीज में, जो कहाँ स्थित है? यूएसए में, उन्होंने 1972 में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया और उसका नाम क्या रखा? सी लैंग्वेज। सुनने में तो अटपटा लगता है। घर में भी किसी को बोलोगी कि हम सी लैंग्वेज सी पढ़ रहे हैं तो कोई बोलेगा अभी ABCD पढ़ रहे हो, पहले क्या कर रहे थे? तो यहाँ सी कहने का मतलब क्या है? अटपटा लग रहा है थोड़ा ना, एज अ नेम ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट ये अटपटा सुनने में लगने वाला लैंग्वेज सबसे पॉपुलर और पावरफुल लैंग्वेज में से एक है। आज के डेट में जितने भी हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल, ये घड़ी यूज़ करते हैं, इन सभी जगह पे ये जो टीवी यूज़ कर रहे हैं, इसमें मोस्टली क्या यूज़ होता है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा कहाँ बनाया गया है? सी लैंग्वेज में। कहाँ बनाया गया है? तो समझ सकते हो कि सी कितना पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज भी अगर कोई बीटेक कर रहा है तो सारे ब्रांच वाले बच्चों को एक साथ फर्स्ट सेमेस्टर में इकट्ठे सबको सी लैंग्वेज सिखाया जाता है, ताकि उनका एक प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड हो, उनको एक लैंग्वेज का, एक कंप्यूटर लैंग्वेज का अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। इसके लिए सभी को एक साथ सिखाया जाता है, चाहे आप किसी ब्रांच से, कोई ज़रूरी नहीं कि CS ब्रांच के हो तभी। तो सी क्या है समझ में आ गया? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है हम लोग ऑलरेडी समझ चुके थे। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, सी एक क्या है? मिड लेवल स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे कि डेनिस रिची ने 1972 में बेल लेबोरेटरीज में डेवलप करा। सही है। अब हमें ये सीखना है कि सी लैंग्वेज में अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में हमें पहले जानना होगा और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनेगा? कंपोनेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम, है ना? कंपोनेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। अच्छा, एक बात और यहाँ लिख सकते थे। वो क्या लिख सकते थे? कंपाइल्ड। अब ये कंपाइल्ड क्यों लिखा हूं मैं? कंपाइल्ड का क्या मतलब है? कंपाइल्ड का मतलब
ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसका यूज़ किया जाता है? कंपाइलर का। उसे क्या कहेंगे? कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ कि सी लैंग्वेज क्या होता है, किसने डेवलप करा, कब डेवलप किया? नहीं। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन बनता है कंपोनेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। अगर हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम में क्या कुछ कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अब जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। अब अलग अलग तरह के एलिमेंट्स क्या यूज़ होता है? तो नेक्स्ट हेडिंग क्या दें हम? कंपोनेंट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का, वो है प्री प्रोसेसर। क्या है? प्री प्रोसेसर। क्या है? प्री प्रोसेसर। अब ये प्री प्रोसेसर क्या होता है और ये दिखता कैसा है? तो देखो, प्री प्रोसेसर दिखता है ऐसा, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? हैश, है ना? और ये करता क्या है, इसका क्या यूज है? तो बोलेंगे a special program called by compiler, a special program called by compiler to change the C program in pure high level लैंग्वेज कोड। एक सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड में जो चेंज करने का काम करेगा वो कौन करेगा? प्री प्रोसेसर करता है। और इसके लिए एंड फॉर दिस इट डज टू थिंग्स। और इसके लिए क्या करता है? दो काम करता है। क्या दो काम करता है? तो ये दो काम करता है। पहला ये काम करता है फाइल इंक्लूजन का। पहला क्या करता है? फाइल इंक्लूजन का। और दूसरा काम क्या करता है? मैक्रो एक्सपेंशन का। ये एक सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में सही तो एक्सपेंशन होना चाहिए। हाँ, फाइल इंक्लूजन और मैक्रो एक्सपेंशन। अभी दोनों का मतलब क्या होता है वो समझ लें। अभी हमने लिखा प्री प्रोसेसर के बारे में कि प्री प्रोसेसर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसे कि सी का कंपाइलर कॉल करता है ताकि ये सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। और प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्री प्रोसेसर दो काम करता है सी में लिखे गए कोड्स के ऊपर। पहला काम क्या करता है? फाइल इंक्लूजन। और दूसरा काम क्या करता है? माइक्रो एक्सपेंशन। ये फाइल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? तो फाइल इंक्लूजन का ये मतलब होता है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन को कॉल किया, अब उस फंक्शन का क्या डेफिनेशन है वो तो कहीं और लिखा गया होगा। मान लो कि हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे हमने लिखा है printf, ऐसा लिखा है। अब printf का क्या डेफिनेशन है तो किसी अलग फाइल में लिखा हुआ है। तो कैसे समझ में आया कि क्या करना है? मान लो हमें कोई एक वर्ड दिया गया और उस वर्ड का डिस्क्रिप्शन किसी अलग जगह पे लिखा गया है, तो हमें उस पेज से उसका डिस्क्रिप्शन लाना पड़ेगा ना, उसका डिटेल लाना होगा ना। तो यही प्रोसेस कौन करके देता है मुझे? प्री प्रोसेसर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फाइल इंक्लूजन। दूसरा क्या है कि बहुत सारे हम लोग शॉर्ट टर्म्स को लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे कहीं लिखना था printf, हमने बस वहां p लिख करके छोड़ दिया, तो p को क्या बोलेंगे? मैक्रो। p को क्या बोलेंगे? मैक्रो। और अगर हमने p नाम का क्या बनाया, एक मैक्रो बनाया है, तो कंपाइलर इसको तो समझ नहीं पाएगा कि p क्या है।
तो हम चाहेंगे कि क्या, कि अगर ये हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, माइक्रो यूज किया है, तो जब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करो तो इसको पी मत लिखो, बल्कि इसके जगह पे क्या लिख के छोड़ दो, प्रिंट लिख के छोड़ो। मतलब जो इसका एक्चुअल है वर्ड वो लिख करके छोड़ो, न कि शॉर्ट फॉर्म लिख करके छोड़ो। तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रो एक्सपेंशन कहलाएगा। और ये दो काम कौन करके देता है हम लोगों को, प्री प्रोसेसर। और दिखता कैसे है, हैश है। दूसरा जो है इसमें एलिमेंट जो कहलाएगा हमारा प्री प्रोसेसर कमांड। क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड। अब प्री प्रोसेसर कमांड भी दो होता है। प्री प्रोसेसर कमांड कितना होता है, दो। तो क्या बोलेंगे, देयर आर टू प्री प्रोसेसर कमांड्स। प्री प्रोसेसर कमांड्स कितने हैं, दो है। कौन कौन सा दो है, पहला प्री प्रोसेसर कमांड जो होता है इंक्लूड। क्या होता है, इंक्लूड। इसका काम क्या होता है, टू इंक्लूड द हेडर फाइल। ये हेडर फाइल को क्या करता है, इंक्लूड करता है। हेडर फाइल को क्या करता है, इंक्लूड करता है। और दूसरा क्या है, डिफाइन। ये क्या करता है, टू डिफाइन अ न्यू मैक्रो। एक नया मैक्रो डिफाइन करता है। मैक्रो क्या होता है, तो मैक्रो होता है किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, किसी डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म, किसी डिस्क्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म। क्या कहलाएगा, मैक्रो कहलाता है। तो अगर हमें अपने सी प्रोग्राम में कोई मैक्रो डिफाइन करना है तो इसके लिए हम कौन सा प्री प्रोसेसर कमांड यूज करेंगे, डिफाइन। अगर हमें किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है तो कौन सा प्री प्रोसेसर कमांड यूज करेंगे, इंक्लूड। थर्ड जो एलिमेंट है एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम में यूज होने वाला, वो क्या है, वो है हेडर फाइल। क्या है ये, हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल बोला जाता है कलेक्शन ऑफ फंक्शन को, है ना। अ फाइल हैविंग मल्टीपल फंक्शन, अ फाइल हैविंग मल्टीपल फंक्शन, स्ट्रक्चर, है ना, मैक्रो, etc. with having .h extension, with having .h extension। अगर C लैंग्वेज में कोई आप फाइल बनाते हो जिसका एक्सटेंशन .h रखते हो और जिसमें नॉर्मल कोड के जगह पे मल्टीपल फंक्शन को बनाया जाता है, स्ट्रक्चर को लिखा जाता है, माइक्रो को डिफाइन किया जाता है, वैसे फाइल को क्या कहेंगे, हेडर फाइल। चलो ये थोड़ा टेक्निकल बात है, पहली बार सुन रहे होगे तो हो सकता है कि ये बाउंस कर रहा होगा। अगर मान लो कि हम कोई फॉर्मूला मैथ का सत्यापित करते हैं, बनाते हैं, एक कोई ट्रिक बनाते हैं किसी मैथ को सॉल्व करने का। अब जब हमने कोई ट्रिक बनाया, हम चाहते हैं कि उस ट्रिक को हम बाद में यूज कर सके, हमारे अलावा भी कोई और यूज कर सके। तो क्या करेंगे, उस ट्रिक को किसी पेज पे लिख कर रख देंगे। अब वैसा वैसे हमने मल्टीपल ट्रिक्स बनाए, तो उन सारे ट्रिक्स को अगर हम एक पेज पे रखेंगे तो उसी पेज को सी लैंग्वेज की भाषा में क्या कहेंगे, हेडर फाइल। क्या बोलेंगे, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन को आप क्या समझ सकते हो, ट्रिक समझ सकते हो। क्या है, ट्रिक है, जिसमें कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखे गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर वही काम करना है तो मुझे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा, एक सिंगल वर्ड सिर्फ लिखना पड़ेगा। और एक सिंगल वर्ड को लिखेंगे और मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड के बराबर वो काम करके हमें देगा। लेकिन अगर हमने कोई फंक्शन कहीं बना करके किसी फाइल में रखे हैं, तो जिस फाइल में उन फंक्शंस को बना के हमने रखा है वो फाइल क्या कहलाएगा, हेडर फाइल कहलाएगा। तो सोचो कि अगर किसी ने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को बाद में यूज करना चाहता है, तो उस फंक्शन को कहां वो सेव करके रखेगा,
हेडर फाइल में, और अगर उस फंक्शन को यूज करना चाह रहा है अपने प्रोग्राम में तो उसे क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल को पहले अपने प्रोग्राम में शामिल करना होगा। तो शामिल करने को क्या बोलेंगे, इंक्लूड करना। क्या बोलेंगे, इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंक्लूड करने का काम कौन करेगा, प्री प्रोसेसर कमांड। क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसर कमांड। ध्यान बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, नहीं तो आधा सही बताओगे आधा गड़बड़। तो हेडर फाइल समझ में आ गया। देयर आर सेवरल built-in header file in C language like, अब C लैंग्वेज में बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं। जैसे नाम अगर सुने होगे तो ठीक है, लाइक stdio.h, लाइक नहीं सुने हो, कोई नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कैसे सुन लेंगे। conio.h, stdlib.h, string.h, math.h, ये सारे के सारे क्या हैं, पहले से बने हुए हेडर फाइल्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हेडर फाइल की बात करें तो कौन सा है, stdio.h। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो सारे फंक्शन लिखे गए हैं जिसके द्वारा हम बेसिक इनपुट आउटपुट का काम करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या लिखा गया है, स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, std मतलब स्टैंडर्ड, और i मतलब इनपुट, ro मतलब आउटपुट, rh मतलब हेडर फाइल। मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस लिखे गए हैं वो किस हेडर फाइल के अंदर, stdio.h के अंदर, stdio.h के अंदर लिखा गया है। अब कंसोल के थ्रू ये जो हम लोग cmd खोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्या है, कंसोल है। तो कंसोल के थ्रू जो इनपुट आउटपुट का काम करने के लिए फंक्शन बनाए गए हैं वो किस हेडर फाइल के अंदर रखा गया है, conio.h। जो एडवांस काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बनाई गई है वो क्या है, stdlib.h। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड ये क्या है, प्री प्रोसेसर क्या है, स्ट्रिंग बोला जाता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को। स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को। और स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करने के लिए जो हेडर फाइल बनाया गया उसका नाम क्या है, string.h। क्या नाम है, string.h। उसी तरीके से जितने भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उससे रिलेटेड जो फंक्शन बनाया गया है वो जिस हेडर फाइल के अंदर बनाया गया उसका नाम क्या है, math.h। नहीं तो हेडर फाइल भी समझ में आया। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, तुम लोगों से आंसर चाहिए कि क्या हम लोग हेडर फाइल बना सकते हैं खुद का। जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, खुद का भी हेडर फाइल बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं थर्ड कंपोनेंट, तो हो गया फोर्थ कंपोनेंट की तरफ। तो फोर्थ कंपोनेंट हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, डेटा टाइप। क्या है, डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है, सुना हुआ लग रहा है कभी। अच्छा, ये जो पानी का बॉटल है तुम्हारे पास, ये क्या हॉट एंड कूल है या नॉर्मल है, मतलब इसमें अगर गर्म पानी रखेंगे तो गर्म रहेगा, अगर ठंडा रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा, कुछ इस नेचर का है क्या ये। हाँ, तो ये इसका क्या है, टाइप है। अच्छा, हमारे पास बाकी जो ये प्लास्टिक वाला बॉटल है वो क्या उसमें गर्म पानी रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि है तो दोनों बॉटल, लेकिन किस बॉटल में किस तरह का लिक्विड हम रख सकते हैं या किस तरह का कंटेंट रख सकते हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है, उस बॉटल का टाइप। उस बॉटल का टाइप डिसाइड कर रहा है कि उसका नेचर क्या होगा या उसका साइज क्या होगा, नहीं। तो उसी तरीके से जब हम डेटा स्टोर करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो जिस जगह पे डेटा को एक प्रोग्राम में स्टोर किया जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे,
एक प्रोग्राम में डेटा को जिस जगह पे स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे कि ये तुम्हारा बैग क्या है अभी तुम लोगों के लिए? वेरिएबल। ये चेयर क्या है जिस पे बैग को रखे हुए हो? ये क्या है? ये भी एक वेरिएबल की तरह है। तो वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी एरिया होता है एक प्रोग्राम के अंदर, जहाँ की डेटा को हम एक प्रोग्राम में फॉर द टाइम बिंग स्टोर करते हैं, कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं। वो क्या है? वेरिएबल। अब सवाल ये आता है कि डेटा टाइप क्या है? तो डेटा टाइप एक कीवर्ड है जो कि एक वेरिएबल के टाइप और साइज को बताता है। जो एक वेरिएबल के टाइप और साइज को बताता हो उस कीवर्ड को क्या कहेंगे? डेटा टाइप बोलेंगे। अब ये कीवर्ड क्या होता है? तो किसी भी लैंग्वेज को अगर किसी वर्ड के बारे में पहले से पता है कि इसका क्या मीनिंग है, तो वो उस लैंग्वेज का क्या कहलाएगा? कीवर्ड कहलाएगा। अगर उस वर्ड के बारे में उस लैंग्वेज को नहीं पता है तो क्या है ये? अब जैसे कि तुम लोगों के लिए बोले खाना, ये कीवर्ड है कि वर्ड है? कीवर्ड है, क्योंकि इसके बारे में तुमको पता है कि खाना क्या होता है। अगर तुम लोग को बोले सीमाफोर, सुने हो, तो ये क्या है तुम्हारे लिए? ये वर्ड है। जिसका मतलब आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या है? वर्ड है। लेकिन जिसका मतलब आपको पता है, जिसके बारे में आपको पहले से पता है, वो क्या है? अब बोलेंगे दौड़ना, पता है आपको? खाना, सोना, ये पता है आपको, तो ये क्या है आपके लिए? कीवर्ड है। लेकिन अगर हम बोले मल्टीप्लेक्सिंग, सीमाफोर, ये क्या है? आपके लिए वर्ड है कि कीवर्ड है? ये वर्ड है, आपके लिए कीवर्ड नहीं है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर किसी वर्ड के बारे में पहले से पता है कि इसका क्या मतलब है, तो वो उस लैंग्वेज का क्या कहलाएगा? कीवर्ड कहलाएगा। और अगर उस लैंग्वेज को उस वर्ड के बारे में पहले से नहीं पता, तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। तो याद रहेगा ये? तो अब हम कीवर्ड अगर कहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं? डेटा टाइप क्या है? इट इज अ कीवर्ड। क्या है? इट इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ अ वेरिएबल। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या है? एक कीवर्ड है जो किसी वेरिएबल का साइज और टाइप बताता है। जो किसी वेरिएबल का साइज और टाइप बताता हो उस कीवर्ड को ही क्या कहेंगे? डेटा टाइप बोलेंगे। अब एक वेरिएबल है तो उसमें कितना बड़ा डेटा रख सकते हैं, किस तरह का डेटा रख सकते हैं, ये हम किसके थ्रू बताएंगे? तो अब सवाल ये मेरे मन में ये आ रहा है कि क्या सी लैंग्वेज में बिना डेटा टाइप का यूज करे हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं? तो क्या जवाब होगा आप लोगों के हिसाब से? भी अगर हम सवाल पूछें आपसे कि सी लैंग्वेज में बिना डेटा टाइप का यूज किए क्या हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि जब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हमें उसका कुछ साइज बताना पड़ेगा, हमें उसका कोई क्या बताना होगा? टाइप बताना होगा कि किस तरह का वैल्यू वो स्टोर करेगा। तो वही बात हमने लिखा है, इट इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई साइज एंड टाइप ऑफ अ वेरिएबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। अब दो तरह का डेटा टाइप होता है। पहला क्या होता है? प्रिमिटिव। क्या होता है? अच्छा, प्रिमिटिव सुना हुआ लग रहा है क्या कि नहीं लग रहा है? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रीमिटिव बोलो। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन। नहीं, प्रिमिटिव मतलब पुराना, जो पहले से चला हुआ आ रहा है। तो यहाँ प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पहले से बना हुआ डेटा टाइप है, वो क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब जिस डेटा टाइप को हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? हाँ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप, लाइक इंट, लाइक फ्लोट,
लाइक कैर, लाइक वॉइड, ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आज जो डेटा टाइप है उसको बोल्ड और इटैलिक कर दिए ताकि बाकी लोगों से अलग दिखेगा ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है? नॉन प्रिमिटिव, इसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोलेंगे इसको? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जब यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से जो डेटा टाइप डिफाइन करेगा उसे क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? वेरिएबल क्या है? अ स्टोरेज लोकेशन inside a program that store data inside the program अगर एक प्रोग्राम में हमें किसी डेटा को स्टोर करना है तो उस प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए जो टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो क्या बिना वेरिएबल का इस्तेमाल किए हुए हम एक प्रोग्राम में कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं? मान लो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हम यूज़र से उसका नाम और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं, तो हमें कितना वेरिएबल लेना पड़ेगा? एक डेटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो हमने क्या बोला था? नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर, 3 जानकारियाँ स्टोर करनी है। तो कितने वेरिएबल्स लगेंगे? 3 वेरिएबल लगेगा। जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो जितने अलग अलग तरह का डेटा आपको स्टोर करना होगा उतना आपको क्या लेना पड़ेगा? वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब बिना वेरिएबल लिए हुए आप यूज़र से कोई वैल्यू गेट करके स्टोर नहीं कर सकते। जब आपके सॉफ्टवेयर को कोई भी यूज़र यूज़ करेगा और कुछ भी वैल्यू अगर इंटर करेगा तो कहाँ स्टोर होगा? एक वेरिएबल में। आप एटीएम सेंटर पे ही गए, पिन डाले तो पिन कहाँ स्टोर होगा थोड़ी देर के लिए? एक वेरिएबल में स्टोर। आप जब फेसबुक पे लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड लिखते हैं तो कहाँ स्टोर होगा? वेरिएबल। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर वो टेम्पररी स्पेस जहाँ की डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है वो क्या है? वेरिएबल है। अब नाम इसका वेरिएबल इसलिए रखा गया क्योंकि एक वेरिएबल में डेटा अभी कुछ और है तो अगले पल कुछ और हो सकता है। मतलब वेरिएबल में रखा गया डेटा क्या करता है? चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है, वैरी करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? वेरिएबल रखा गया। आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो एलिमेंट चाहिए वो क्या चाहिए वेरिएबल के बाद? हाँ, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है? ये भी बड़ा सुना हुआ है, हर कोई जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी बोलता है उसके यहाँ फंक्शन बड़ा बढ़िया रहा हो। तो ये फंक्शन क्या होता है? सोचो। फंक्शन एक ऐसा इवेंट्स है जिसमें एक से अधिक तरह के एक्टिविटीज एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में परफॉर्म होता है, ये ना। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसा इवेंट है जिस इवेंट के अंदर कई अलग अलग स्टेप्स में काम होते हैं और अगर उसी काम को दोबारा हमको देखना है तो जो उसका रिकॉर्डेड सेशन है उसको हम प्ले कर दें तो क्या होगा? फिर से वो सब कुछ दिख जाएगा। तो फंक्शन बोला जाता है ब्लॉक ऑफ कोड को। फंक्शन किसे बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन। अब ये ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? अच्छा, मान लो कि अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे 2 नंबर का जोड़ चाहिए, सम चाहिए, तो क्या लिखेंगे? मान लो कि पहला नंबर ये है जिसका वैल्यू 6 है, मान लो दूसरा नंबर B है जिसका वैल्यू 8 है, मान लो तीसरा नंबर जिसमें A और B को, तीसरा नंबर C है जिसमें A और B को ऐड कर दो और फिर क्या कर दो? प्रिंट कर दो C को। अब अगर 2 नंबर का सम करना था तो हमने मल्टीपल लाइन का कोड लिखा
अब अगली बार फिर करना होगा 2 नंबर का जोड़, तो मुझे 4 लाइन लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो 4 लाइन का कोड है उसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका क्या देते हैं? नाम दे देते हैं। मान लो इसका नाम हमने रख दिया सम। इसका नाम क्या रख दिया हमने? सम। अब जब हमने इसका नाम रखा सम और इसको हमने एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया, मतलब इसको एक बाउंड्री बॉल के अंदर डाल दिया। ये बाउंड्री बॉल यहाँ शुरू हुआ और यहाँ बंद हुआ। अब बाउंड्री बॉल इसको नॉन टेक्निकल भाषा में बोल रहे हैं, टेक्निकल भाषा में इसको ब्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लॉक। ये क्या बना? एक ब्लॉक बना। यहाँ से ब्लॉक का स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉक एंड हो रहा है। और इस ब्लॉक्स के अंदर हमने मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। तो ये जो मल्टीपल लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? सम। नहीं, कौन रिप्रेजेंट करेगा? सम। तो ये जो सम है इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं। और इसी ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन का क्या फायदा होता है, जरा सोच के बताओ तो। इतना समझने के बाद क्या समझ में आया कि फंक्शन का क्या बेनिफिट मिल सकता है हम लोगों को? बोलो, फंक्शन का क्या बेनिफिट मिल सकता है? क्या जवाब दो? फंक्शन का बेनिफिट ये मिल सकता है कि इससे हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक सिंगल वर्ड में हम कह सकते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। क्या कह सकते हैं? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब सेम सेट ऑफ कोड्स को एक बार आप लिखिए और जितनी बार मर्जी, जहां मर्जी, जिस प्रोग्राम में मर्जी, वहां आप उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक सिद्धांत ये होता है कि आप रिपीटेशन ऑफ कोड्स को अवॉइड कीजिए। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बेसिक प्रिंसिपल ये होता है ड्राई, DRY। अब इसका क्या मतलब है? ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ मतलब आप एक ही चीज को बार बार मत दोहराइए। अगर ये सेम सेट ऑफ कोड्स आपको बार बार यूज करने हैं तो बार बार आप इतना मत लिखिए। एक जगह पे इसको डिफाइन कर दीजिए और हर बार आपको सिर्फ कितना लिखना पड़ेगा? इतना। ये फायदा आपको किसके थ्रू मिलेगा? फंक्शन के थ्रू। तो है ना काम का। अब सोचो कि अगर दूसरे प्रोग्राम में इतना कोड लिखेंगे तो समय भी बर्बाद होगा ज़्यादा, और बस इतना लिखेंगे तो ये तो छोटा सा काम था। तब मान लो जब कोई ऐसा काम है जिसमें 1000 लाइन का कोड लिखना है और ऑलरेडी उससे रिलेटेड किसी ने लिख रखा है, तो क्यों ना हम उसको एक वर्ड लिख करके कॉल कर लें, 1000 लाइन लिखने से बच जाएंगे। तो इससे मेमोरी की भी बचत होगी, समय का भी बचत होगा, और जो इसका मेन सिद्धांत है कि एक ही चीज़ को बार बार मत रिपीट कीजिए, बार बार मत लिखिए, उससे भी बचेंगे हम। तो क्या करना है? क्या करना चाहिए? फंक्शन यूज करना चाहिए। तो हमने क्या लिखा था? ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन। अब फंक्शन भी कितने तरह का होता होगा? 2 तरह का। एक जो पहले से बना हुआ है और एक जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे। क्या लिख सकते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। 2 टाइप ऑफ फंक्शन। लाइक कौन सा? पहला जो फंक्शन है इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा क्या है? यूजर डिफाइंड। दूसरा क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। और पहला क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन। अंतर क्या है दोनों में? जो फंक्शन पहले से बना हुआ है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में, उसे क्या कहेंगे? लाइब्रेरी फंक्शन। और जिस फंक्शन को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब लाइब्रेरी फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे क्या एग्जाम्पल है? प्रिंटफ, स्कैनफ, getch, putch, gets, puts, clr, scr, है ना? ये कुछ
फंक्शन है प्रीडिफाइंड, जिसका यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करेंगे हर प्रोग्राम में। और ये सारे फंक्शन किसी न किस जगह पे बनाया हुआ होगा, गेस करो तो। अभी भी पढ़ाए थे हम। ये सारे फंक्शन कहाँ पहले से बना हुआ होगा? फंक्शन कहाँ लिखा हुआ रहता है? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया है। फंक्शन कहाँ बना हुआ रहता है? चीटिंग करके ही बताओ। देखो, देखते हैं किसका आईक्यू लेवल सबसे तगड़ा है। लेट्स सी। चलो, तो ये तो हो गया कि क्या होता है फंक्शन। फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमें यूज़ करना होगा उसको कहते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होता है? क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलते हैं सिंबल को जो कि कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि ऑपरेंड्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे अगर हमने कहीं लिखा है a इक्वल टू, ध्यान से समझना है भाई, a इक्वल टू 5 + 9, तो यहाँ पे a क्या है? एक ऑपरेंड है। क्या है? ऑपरेंड है। और इक्वल टू क्या है? एक ऑपरेटर है। ये 5 क्या है? ऑपरेंड है। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। 9 क्या है? ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड के बीच में जो सिंबल लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेंड्स के बीच में जो सिंबल लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर करता क्या है? तो ऑपरेटर कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ये गाइड करता है कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दो ऑपरेंड्स के बीच, जैसे ये प्लस हमने लगाया तो ये कंपाइलर को क्या बोलेगा कि 5 और 9 दोनों को जोड़ो। अगर यही हमने इसके जगह पे माइनस लगाया होता तो क्या बोलता? 5 से 9 को घटाओ। अगर हमने यही यहाँ पे लिखा होता इंटू, तो ये क्या कहता? कंपाइलर को बोलता कि 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या करता है? कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि विच काइंड ऑफ ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म ओवर द ऑपरेंड्स। किस तरह का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है ऑपरेंड्स के ऊपर, ये कंपाइलर को कौन बताएगा? ऑपरेटर बताएगा। और ये जो पूरा का पूरा लाइन बना इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। ये एक हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अब पूछूं कि इसमें कितने ऑपरेंड्स हैं तो क्या बोलोगे? 3 ऑपरेंड्स हैं। और कितने ऑपरेटर हैं? 2 ऑपरेटर है। इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, इनटू भी एक ऑपरेटर है। तब इतना समझने के बाद इसका डेफिनेशन तो कोई बता देंगे तो लोग मुझसे। बोल, क्या है ऑपरेटर? क्या है? इज अ सिंबल दैट है ना। बेसिकली ऑपरेटर क्या? एक सिंबल है जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि ऑपरेंड्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब ऑपरेटर भी अलग अलग तरह का होता होगा, तो क्या बोलेंगे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स there are different types of operators in C लैंग्वेज में अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अब उसमें पहला ऑपरेटर हम लोग लेके चले असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? ये क्या करता है? इट असाइन द वैल्यू ऑफ rightmost
operands inside the left operands. राइट साइड के ऑपरेंड्स के वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करता है. जैसे कभी भी ऐसा मत समझना कि अगर a इक्वल टू 9 लिखा गया मतलब 9 में a असाइन नहीं हो रहा है, बल्कि a में 9 असाइन होगा. तो राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड पे असाइन हो रहा है. इसीलिए मैंने क्या लिखा है, इट असाइन द वैल्यू ऑफ राइट मोस्ट ऑपरेंड्स इनसाइड द लेफ्ट ऑपरेंड्स. मतलब 9 किस में असाइन होगा, a में, ना कि a असाइन होगा 9. आगे बढ़े. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अच्छा दिखता कैसा है, इक्वल टू ही को क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर. कहीं हमने लिखा ऐसा देखा a इक्वल टू 8 + 9, तो ये जो इक्वल टू हमने लिखा है ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है. क्या है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर है. असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो सेकंड ऑपरेटर है वो क्या है आपका, क्या है, चलो रिलेशनल ऑपरेटर. क्या, रिलेशनल ऑपरेटर कैसा दिखता है, जो रिलेशन बताता हो, दो ऑपरेंड्स के बीच रिलेशन डिफाइन करता हो. क्या कह सकते हैं, डिफाइन रिलेशन इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स. लाइक, अब ये कौन कौन सा होता है, लाइक, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ये 6 जो दिख रहा है क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है जो ऑपरेंड्स के बीच रिलेशन बताता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ हो क्या, ये इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, क्या a b के बराबर है, क्या a b के बराबर है, क्या a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों इक्वल है. अच्छा अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ होता तो क्या समझते, क्या a का वैल्यू b के वैल्यू के बराबर नहीं है. और अगर ऐसा लिखा हो तो क्या a का वैल्यू b के वैल्यू से बड़ा है, नहीं. चलो, तो इतना समझ में आ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है. अब रिलेशनल ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर है. क्या है, अब ये लॉजिक को चेक करेगा. लॉजिकल ऑपरेटर में जो मेन ऑपरेटर होता है वो होता है एंड. क्या होता है, एंड. क्या बोलोगे, लॉजिकल एंड. और लॉजिकल एंड कैसे लिखते हैं, तो लॉजिकल एंड को ऐसे लिखते हैं बच्चा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहीं लिखते हैं कि हमने लिखा है कि a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, मतलब जब a b से भी बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो. लॉजिकल एंड के बाद क्या है, लॉजिकल और. क्या है, अब लॉजिकल और को कैसे लिखते हैं, तो लॉजिकल और को कुछ ऐसे लिखते हैं. कैसे लिखते हैं, यहाँ हमने ऐसे लिखना है और को ऐसे लिखना है. और को कैसे लिखते हैं, ऐसे. क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर मान लो हम बोलते हैं कि या तो ये b से बड़ा हो या तो ये b से बड़ा हो और a c से बड़ा हो, मतलब अगर a b से बड़ा हो या c से किसी एक से बड़ा हो तो कंडीशन क्या माना जाएगा, ट्रू. अब पहले वाले केस में ट्रू तभी माना जाएगा जब a दोनों को पछाड़ देगा, मतलब दोनों से बड़ा होगा. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर की कहानी है. अब लॉजिकल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलें. अब अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या काम होगा, वही जोड़ घटाव गुना भाग ये सारा काम किससे होगा,
अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो हम प्लस की बात करें, माइनस की बात करें, मल्टीप्लाई की बात करें, डिवीज़न की बात करें, मोडुलो डिवीज़न की बात करें, या फिर, है ना, ये सब किस में आएगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आएगा। किस में आएगा सब? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आएगा। इसके अलावा और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसमें क्या आ जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर में आता है क्वेश्चन मार्क और कोलोन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। अब इसका क्या यूज है, कैसे काम करता है, ये सब देखेंगे। इसके बाद आता है बिट वाइज ऑपरेटर। क्या आता है? बिट वाइज ऑपरेटर। अगर कोई हमें बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी पढ़े हो तो लो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। तो कोई भी अगर बाइनरी हम लोग ऑपरेशन करना चाहें, चाहे बाइनरी एडिशन हो, चाहे बाइनरी सब्सट्रैक्शन हो, या बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग? बिटवाइज ऑपरेटर का। किसका? बिटवाइज ऑपरेटर का। अब बिटवाइज ऑपरेटर में हम यूज़ करेंगे इसको लेफ्ट राइट अलग अलग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अब ऑपरेटर्स तक। कल इसके आगे हम लोग देखेंगे, और कल पहले जितना आज हमने पढ़ाया है उसका लैब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और कल पहला एक EXE फाइल बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। किसका यूज़ करके? C लैंग्वेज का यूज़ करके। और वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनेगा कि आप किसी को दे सकते हो कि आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ कीजिए, और सामने वाले के कंप्यूटर पे ना तो टर्बो या कोई आईडी इंस्टॉल रहेगा, ना उनको कोई प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा। उनको एक ऐसा हम फाइल बना के देंगे, डबल क्लिक करके उसको एक सॉफ्टवेयर के रूप में उनके सिस्टम पे ओपन होगा, जिसमें वो कोई भी काम करेंगे उनको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।